हेलो एवरीवन। चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी में था, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके कुछ कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स बेटा रह गए, आइए उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस का मतलब होता है बेटा विवेक, मीन्स बुद्धिमत्ता, अकल से काम लेना। और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म इज़ द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, मीन्स अपने आप को सेफर साइड रखना। तो क्या मतलब बनता है बेटा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, लेकिन जिसका अमाउंट आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते, तो आप उसका पहले से ही प्रोविज़न बनाकर चलो। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि फ्यूचर में कोई गेन हो सकता है, सिर्फ लगता है गेन हो सकता है, वो गेन अभी आपको रियलाइज्ड नहीं हुआ, वो अनरियलाइज्ड गेन है, तो उसे आप इग्नोर करें, उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करें। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा क्या पता चला कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। क्योंकि बेटा अगर आपने फ्यूचर में होने वाले लॉस का पहले से प्रोविज़न तैयार कर लिया और अगर वो लॉस हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसका पहले से प्रोविज़न बनाकर चल रहे हो। लेकिन अगर आपको वो लॉस नहीं हुआ तो एक तरीके से आपको डबल बेनिफिट है। इसलिए सेफर साइड चलना ही बेटर है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो आप रिकॉर्ड करो, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन और अनरियलाइज्ड गेन को आप इग्नोर करो। तो इसके कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, एग्जांपल्स को समझिए। इसमें क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने में आपने उसको परचेज़ किया और उसकी जितनी मार्केट वैल्यू है, दोनों में से जो कम प्राइस है उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स हम लॉस मानकर चलते हैं, प्रॉफिट मानकर नहीं चलते। तो दैट्स वाई क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। हमें लगता है कि भाई फ्यूचर में हमारा पैसा डूब सकता है, बैड डेट्स के चांसेस हैं, तो हम पहले से ही उसका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं। तो ये सब किस लिए होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। तो अब आप इसको जब करेंगे बुक से तो आपको बेटा ये सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इसमें फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बेटा जैसे नाम से क्लियर है कि फुल डिस्क्लोजर मीन्स ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को आपने शो करना है। क्योंकि दो तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं, मैटेरियल और इमैटेरियल, इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट। कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी फैक्ट्स किसी एक यूज़र के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी दूसरे यूज़र के लिए वो अनइम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को जो है रिकॉर्ड करना चाहिए। और अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई फैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो नहीं दिखाए जा रहे हैं या उनको नहीं दिखाया जा सकता, तो उन्हें भी हम बाय वे ऑफ फुट नोट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, बाय वे ऑफ फुट नोट जो है हम उसको शो करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो फैक्ट्स, वो इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़र्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो बेटा एज पर दिस प्रिंसिपल समझे क्या होता है। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे यूजर्स के लिए हैं वो हमें उनको शो करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। द प्रिंसिपल इज सो इम्पॉर्टेंट दैट कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स ample provisions for the disclosure of the essential information in the financial statements of a company। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग भी सफिशेंट प्रोविज़न जो हैं बनाए गए हैं
ताकि हम ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को, एसेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर सकें। वेरियस आइटम्स और फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ फुट नोट्स। में जो भी फैक्ट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्लेस नहीं बना पा रहे, उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा रहे, तो उनको बाय वे ऑफ फुट नोट जो है हम शो करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे बताया गया बेटा कंटीजेंट लायबिलिटीज़। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ विच मे और मे नॉट बी द लायबिलिटी। मीन्स जो लायबिलिटी हो भी सकती है और जो लायबिलिटी नहीं भी हो सकती। प्रेजेंटली इट इज़ नॉट आर एक्चुअल लायबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करता है। फ्यूचर में अगर कोई घटना घट गई उससे वो हमारी लायबिलिटी बन भी सकती है और लायबिलिटी नहीं भी बन सकती। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रखा है क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी बट नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स। मान लो हमारे बिजनेस के खिलाफ किसी ने कोई केस कर दिया, कंपनसेशन का कोई केस डाल दिया, अब वो केस अभी पेंडिंग है, तो वो केस जिसने किया वो भी जीत सकता है और केस हमारी फर्म भी जीत सकती है। अगर केस हमारी फर्म जीत जाती है तो हमें उसको कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पार्टी जिसने हमारे फर्म के ऊपर केस डाला है, अगर वो केस जीत जाती है तो हमारी फर्म को उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी बन भी सकती है और लायबिलिटी नहीं भी बन सकती है। ऐसी लायबिलिटीज़ को हम कंटीजेंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। क्योंकि बेटा ये हमारी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, इसलिए इसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, इसे हम बाय वे ऑफ फुट नोट जो है शो करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ फुट नोट। इन्वेस्टमेंट जो हम बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशंस रहता है, कभी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है तो कभी वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो एट प्रेजेंट उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की उसे भी आपको बाय वे ऑफ फुट नोट दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़र्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, उसके डिसीजंस को इफ़ेक्ट करे। तीसरा एग्जाम्पल दिया बेटा इफ़ देयर इज़ अ चेंज in the method of valuation of stock or providing depreciation it should be disclosed in the balance sheet by way of footnote। अगर आप किसी भी मेथड और टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग में चेंज करते हैं बेटा तो उसको भी आप बाय वे ऑफ फुटनोट शो करें। एज़ पर द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र आपको सारी इन्फॉर्मेशन को शो करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि वो हमारे यूज़र्स के डिसीजंस को इफ़ेक्ट ना करे, मींस उसको एडवर्सली इफ़ेक्ट ना करें। कल हम मान लो कोई इन्फॉर्मेशन शो ना करें लेकिन वो यूज़र्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो, ठीक है ना, तो इससे यूज़र्स हमारे जो है हमारे से नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए हमें ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना चाहिए ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रीड करके करेक्ट डिसीजन जो है जो वो ले सकें। नेक्स्ट करते हैं बेटा मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल जो है बेटा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का जस्ट अपोजिट है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंस्टेड ऑफ शोइंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वी शो ओनली द मैटेरियल इंफॉर्मेशन विच आर वेरी मच यूजफुल फॉर द यूज़र ऑफ यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हमारे डिफरेंट यूज़र्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, जो उनके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को हमें शो करना चाहिए इंस्टेड ऑफ शोइंग ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। तो बेटा आइए इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल रिलेटिवली रेलिवेंट आइटम्स द नॉलेज ऑफ विच इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीन्स वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उसको प्रभावित कर सकती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को आपको शो करना चाहिए। दस वेदर एन आइटम इज़ मटेरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड और अमाउंट। अब कोई जो ट्रांजैक्शन है या कोई फैक्ट्स है वो मटेरियल है या इमैटेरियल है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस आइटम की नेचर पे या फिर उसकी अमाउंट पे या फिर उसकी नेचर और अमाउंट दोनों पे डिपेंड करता है। इट दस मीन्स दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड विच आइटम इज़ मेटल एंड विच इज़ नॉट। इसमें एक बिजनेसमैन को जब वो अपने अकाउंट्स को तैयार करते हैं तो उन्हें अपनी जजमेंटल को यूज़ करना पड़ता है कि भाई कौन से हमारे यूज़र्स के लिए मटेरियल हैं और कौन से हमारे यूज़र्स के लिए इमैटेरियल हैं।
तो हम सिर्फ मेटेरियल थिंग्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, इमैटेरियल थिंग्स को हम इग्नोर करते हैं। एंड ओनली दोज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट और रेलिवेंट टू द यूजर्स, और सिर्फ हम उन्हीं को शो करते हैं जो हमारे डिफरेंट यूजर्स के लिए यूजफुल हैं। एन आइटम मे बी मेटल फॉर एन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मेटल फॉर अनदर। हो सकता है कि एक कोई भी इंफॉर्मेशन किसी एक बिजनेस के लिए वो मेटेरियल हो, लेकिन वो किसी दूसरे बिजनेस के लिए इमैटेरियल हो। तो हमें यहाँ पर जजमेंट लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। हमें सिर्फ मेटेरियल थिंग्स को ही रिकॉर्ड करना है, इमैटेरियल थिंग्स को रिकॉर्ड नहीं करना। क्योंकि बेटा इफ़ वी विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस वेदर मटेरियल और इमैटेरियल, देन अकाउंट्स विल बिकम बल्कि। सारी चीज़ों को शो करने की कोशिश करोगे तो आपके अकाउंट्स बल्कि हो जाएंगे, भद्दे से लगेंगे, बेकार लगेंगे। इसलिए सिर्फ उन्हीं चीज़ को शो करो जो आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके बिजनेस के यूज़र्स के हिसाब से यूज़फुल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसमें। टूल्स कॉस्टिंग ₹5,000 इज मेटेरियल फॉर अ स्मॉल कार वर्कशॉप, बट फॉर अ लार्ज एंटरप्राइज लाइक टाटा मोटर्स इट मे बी इनसिग्निफिकेंट। भाई 5,000 के आपने टूल्स परचेज़ किए, 5,000 के टूल्स सफिशेंट है किसी एक स्मॉल वर्कशॉप के लिए, लेकिन 5,000 के टूल्स एक इनसिग्निफिकेंट हैं किसके लिए? एक टाटा मोटर्स जैसी लार्ज एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है या इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से आपको चेक करना है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। सो वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड और अमाउंट। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रांजैक्शन है या जो इवेंट है वो मटेरियल है या इमैटेरियल है, वो डिपेंड करता है उस आइटम की नेचर पे या फिर उसके अमाउंट पे या फिर दोनों पर। तो उस हिसाब से आपको अपना पर्सनल जजमेंट लगाकर ही डिसाइड करना है कि किसे हमें रिकॉर्ड करना है और किसको हमें इग्नोर करना है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा आपको सारी इन्फॉर्मेशन को, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। ओनली मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो आपके यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूज़र्स हैं, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको सिर्फ उन्हीं ही इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। तो हो बेटा अब आपको क्लियर होगा और आप इसको एक बारी गो थ्रू कर लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट बेटा आपको और दे रखा है इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा हम सिर्फ जो बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड कभी भी अपने मन से रिकॉर्ड नहीं करते। जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी इवेंट हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किसी एक एविडेंस के बेस पर। मीन्स कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। वो एविडेंस, वो प्रूफ क्या हो सकता है? कोई भी कैश मीमो हो सकता है, कोई भी बिल हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, कोई भी एग्रीमेंट की कॉपी हो सकती है, कोई पेन स्लिप की कॉपी हो सकती है। तो कुछ भी जो एविडेंस होगा उसी के बेस पे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, मीन्स विच इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड। मीन्स इसमें आप पक्षपात नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते कि किसी भी ट्रांजैक्शन को कितना भी आप लिख दो, एक्सपेंसेस को कितने भी इंक्रीज़ कर दो, इनकम्स को कितना भी आप वो कर दो। क्योंकि बेटा जो भी अकाउंट्स होंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा उनकी लास्ट में ईयर एंडिंग पे उनकी ऑडिटिंग की जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे हर चीज़ का एविडेंस डिमांड करेगा, तो आपको ट्रांजैक्शंस किसी एविडेंस के बेस पे ही रखने हैं, उनके बिल वगैरह आपको सारे संभाल के रखने हैं, ताकि ऑडिटिंग के टाइम पे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे किसी भी फैक्ट का एविडेंस मांगे तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं क्या होता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ ईदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट who prepares the accounts. It is possible only when each transaction is supported by verifiable documents and vouchers such as cash memos, invoices, pay slip, agreements etc. तो वही बातें बेटा है सारी इसके अंदर जो मैंने आपको बताई कि आप कोई भी ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी सपोर्ट में कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। वो एविडेंस कोई कैश मीमो भी हो सकता है, कोई इनवॉइस हो सकता है, कोई बिल हो सकता है, कोई एग्रीमेंट की कॉपी हो सकती है। उसके बेस पे ही आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अगर आपके पास किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई भी एविडेंस नहीं है
कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिटिंग के टाइम पे फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे हर एविडेंस को मांगेगा, हर सबूत को मांगेगा बेटा, जिसके बेस पे आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब सारे एविडेंस को देख लेगा, चेक कर लेगा, तभी उस पर अपने प्रॉपर साइन और स्टैम्प से उसको वेरीफाई करेगा कि अकाउंट्स ऑथेंटिक हैं या ऑथेंटिक नहीं हैं। इसलिए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब आपके पास उसका कोई एविडेंस हो और कोई उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो। तो बेटा आप इसको गो थ्रू करो तो ये भी आपको आप क्लियर हो जाएगा। और ये सारे बेटा आपके प्रिंसिपल्स कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब एक बार इनको आप दोबारा से सारे वीडियो को सुने, आपको ये चैप्टर पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।